हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। और पहली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरह के नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो ये दो तरह के नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये हम पिछली क्लास में हमने ये इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद मैंने आपको अलग अलग प्रकार के नंबर्स का एक चार्ट बनाया था। जैसे इसके बाद है इंटीजर्स, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा होल नंबर्स, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। इसके बाद हमने देखा था प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमने देखा था कंपोजिट नंबर्स। फिर इसमें और फिर परफेक्ट नंबर्स। तो ये चार्ट हमने लास्ट क्लास में अच्छे से हमने इसको बहुत ही बनाया था, बहुत अच्छे प्रकार से। तो और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था अपना एक रैशनल नंबर के बारे में, जो कि हमने स्टार्ट किया था रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या फिर मैं यूं कहूं फ्रैक्शनल फॉर्म। ये मैं लास्ट क्लास के बारे में थोड़ी सी आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने देखा था, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये नंबर्स p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे q जीरो नहीं होगा और p एंड q बोथ विल बी इंटीजर्स। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द फ्रैक्शनल फॉर्म in which we discussed that the rational numbers in the form of fraction can be written as p upon q, where q, that is denominator, will never be equal to 0. तो ये लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था। इसके बाद हमने देखा था डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में उनको कैसे लिखा जाता है। तो डेसिमल फॉर्म में हमने देखा था या तो ईदर टर्मिनेटिंग, या तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता था, उसमें मैंने देखा था पिछले क्लास में। और अगर टर्मिनेट नहीं होता तो क्या करता है? रिपीट करता है, या तो शांत हो जाएगा, और अगर शांत नहीं होगा तो क्या करेगा? वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके थे। और साथ में हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमने देखा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था वहां पे 4/5। तो मैंने बताया था कि जितना भी डिनोमिनेटर होगा उसी हिसाब से हमें 0 और 1 के बीच में स्पेस लेना है, और जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में उसको हमें डिवाइड कर लेना है। तो जैसे 5 यहाँ पे है, तो 5 बराबर हिस्सों में हम इस स्पेस को डिवाइड कर लेंगे, और फिर मार्किंग स्टार्ट करेंगे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो इस प्रकार से हमने देखा था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो 4/5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी होती है नीचे वाली संख्या से, मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही लाई करती है, ना 0 से छोटी हो सकती ना 1 से बड़ी हो सकती। तो रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया था।
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था। इम्प्रॉपर मतलब जैसे अगर मैं इसी को ही उल्टा कर दूं, ये 5/4 अगर मैं कर दूं उसको, तो ये हमारी बन जाएगी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था कि भाई नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, नंबर लाइन पे ये अगर 0 है तो ये 1 है, और हमने देखा था कि जितना भी डिनोमिनेटर है उतना ही हमें स्पेस लेना है यहाँ पे, ताकि उतने इक्वल पार्ट्स में हम 0 और 1 को के बीच का स्पेस को डिवाइड कर सके। तो 4 बराबर हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और फिर इसके बाद हम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी लेंगे 5/4, फिर 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो है हमारी फ्रैक्शन 5/4 वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ये हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में जान लिया था। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि रैशनल नंबर को अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखना है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहीं पे मैं एक छोटा सा, ताकि एक अंतर आपको पता चल जाए, एक इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उनको अगर लिखना है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स को। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो ना तो टर्मिनेट होगा, नीदर, इसमें क्या आएगा बच्चों, नीदर टर्मिनेटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, नोर रिपीटिंग। ये आपको याद रखना है, ना तो वो कभी टर्मिनेट होगा, ना तो कभी शांत होगा, और ना ही कभी वो दोहराएगा, है ना। तो हर बार एक नया डिजिट आता चला जाएगा हर बार। तो इसीलिए हमने पाई को देखा था कि पाई जो है एक हमारा इरेशनल नंबर है, और बाकी √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, सॉरी √5 हो गया। √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 2 हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। या फिर आपने ले लिया चाहे √9, तो वो भी वो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होंगे, ये सारे रैशनल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर यहीं पे मैं ले लेता हूँ √7 ले लिया, √2 ले लिया, या √4 ले लिया। लेकिन यहाँ पे √8 अगर आप ले लेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ये भी इरेशनल नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे देख ली है कि जो रैशनल नंबर है उनका जो डेसिमल होता है वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं होगा, अगर एंड नहीं होगा, तो वो रिपीट करेगा, दोहराएगा 1 2 1 2, या फिर 1 1 1, या 2 2 2। मतलब जो डिजिट्स रिपीट करेंगे उनका कोई ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2 ही कर सकते हैं या 1 ही कर सकता है, ये 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था 22/7, 22/7 को अक्सर लोग समझते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपने देखा होगा जो स्कूल लेवल पे भी जो एनसीईआरटीज वगैरह हैं उनमें अधिकतर जो हमारे मैंसुरेशन या फिर किसी और टॉपिक के अगर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें अगर पाई की वैल्यू देते हैं वो या तो दे देते हैं आपको, पाई की वैल्यू दे देते हैं या तो दे देते हैं 3.14, या फिर दे देते हैं 22/7। तो ये गलत है, ऐसा ये सत्य नहीं है। ये सत्य क्यों नहीं है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ना तो पाई 3.14 के बराबर है, ना ही 22/7 के बराबर है। तो इसमें ये वाला जो 3.14 है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक रैशनल नंबर है। और इधर जो 22/7 है इसको भी हम देख चुके हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 है
इसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू हमने उस समय फाइंड किया था वो हमने लिखा था 3.142857 और इसके ऊपर हमने बार लगाया था। ये 6 डिजिट्स जो थे, 6 डिजिट्स, वे अपने आप को रिपीट कर रहे थे। तो ये वाला हमारा एक एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं 6 डिजिट, और ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, यहाँ पे डेसिमल क्या हो गई, टर्मिनेट हो गया। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रिवाइज करना जरूरी था क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बेसिस पे। और अगर आप चाहें तो मैं इसमें एक एग्जांपल और ऐड करना चाहता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, जैसे हमने लिया 127 अपॉन 21। देखिए अगर मैं ये नंबर है 127 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले लिखेंगे हम 21 6 जा, ये हो जाएगा 126। यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा तो पॉइंट लगा के 0। तो देखो अभी भी छोटा है तो हमने क्या किया, एक 0 और लगाया, फिर यहाँ पे 0 लिखा, फिर 4 टाइम्स चलेगा 84 16। तो फिर हमने लिया यहाँ पे 7 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 23 रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13। फिर हम इसके बाद 6 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे 126, यहाँ पे बचा 4। फिर हम करेंगे 1 टाइम 21 1 जा 21, ये हमारा बच गया यहाँ पे 19। फिर 190 हो गया, तो फिर हम लेके चलेंगे इसको 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 189। तो 1 रिमाइंडर बच गया, देखिए तो 1 रिमाइंडर बच गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिखा, इसके बाद 4, फिर से यहाँ पे 100 हो गया, तो ये 21 4 जा 84 16। तो अब आपको देखना है, देखो यहाँ से डिजिट्स रिपीट करने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से फिर हम, ये हो गया 160, तो फिर इसके बाद 7 टाइम्स 13, फिर इसके बाद 6 टाइम्स, फिर 1 टाइम, फिर 9 टाइम्स। तो देखो इस प्रकार से ये जो हमारे डिजिट्स हैं 0 4 7 6 1 9, तो ये रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 127 अपॉन 21 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 6.047619, और इन 6 डिजिट्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का हमारा रिवीजन हो गया। देखिए तो अब हम एक एक दो रूल्स देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 2 या 5 का या फिर दोनों का ही मल्टीपल होगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, एक मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना चाहूंगा। पहले तो इम्पोर्टेंट नोट,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, क्योंकि आजकल जो कैट का एग्ज़ाम है या फिर सी सेट का है या फिर सीडीएस का भी, उसमें बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आधार पे ही वे आपको दिए जाएंगे। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में। तो पहला है हमारा, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर डेसिमल टर्मिनेट होगा तो उसका डिनोमिनेटर किस प्रकार का होगा, बेसिकली डिवाइजर उसका किस प्रकार का होगा। फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन the denominator of the fraction must be the multiple of only either 2 or 5 or the multiple of the product। हालांकि इसका एक ही मतलब है, ये भी इनका प्रोडक्ट का मल्टीपल ले लें अगर हम, बोथ 2 and 5 का। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लें हम, कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए आप, 7 8 1 9 3, तो ये नंबर है अगर, और अगर हमने नीचे इसके लिख दिया, या तो हमने लिख दिया यहाँ पे 16, क्योंकि 16 क्या है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कहीं ना कहीं जाके ये इसको डिवाइड कर देगा। या फिर इसको मैं 7 8 1 9 3 को मैं यहाँ पे 125 से अगर डिवाइड करूँ, क्योंकि 125 है 5 की पावर 3, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा यहाँ पे भी, इसके आधार पे भी, इसके आधार पे भी। देखिए, क्योंकि इधर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 है और इधर डिनोमिनेटर 5 की पावर 3 है। तो इसमें अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीपल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 7 8 1 9 3 के नीचे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लेते हैं 100 ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि 100 क्या है, बेसिकली 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का प्रोडक्ट, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आपको देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर मल्टीपल है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी इसके अलावा जो भी होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी डिनोमिनेटर होगा तो उसका जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और रिपीटिंग होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं 129, देखो, तो 129 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से करके देखते हैं जरा, 6, और 6 क्या है हमारा यहाँ पे, 2 इंटू 3, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा हो गया हमारा 12, फिर हमने 9 लिया, 9 में 6 1 जा 6, बचा 3 0, यहाँ पे हमने रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30। देखो, क्योंकि यहाँ पे नीचे साथ में क्या है, ये जो 6 है, तो ये 6 क्या है, मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। और दोनों में से अगर 2 ना हो ना 5 हो, तो अब क्या होगा, देखते हैं जरा, 129 को डिवाइड करके देखते हैं हम, 9 से करके देखते हैं,
सो 9 1 जा 9, बचा हमारा 3 यहाँ पे, 9 4 जा 36, फिर यहाँ पे बचा हमारा 3.0, 9 3 जा 27, फिर 3 बचा, फिर यहाँ पे 9 3 जा 27, फिर से 3 बचा। तो कुल मिला के मतलब यहाँ पे 3 3 3 3 देखो, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर, ना तो यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे 5 है डिवाइजर में। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है नीचे, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि उसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका नोट होगा, बहुत बढ़िया नोट्स आपके ये तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के नोट्स हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के आधारित है, एनसीईआरटी से आधारित हैं ये नोट्स। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई अगर कन्वर्जन आ गया हमारा डेसिमल फॉर्म से, हमें अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करके हम देख चुके हैं। अब अगर डेसिमल का फॉर्म दे दिया तो यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग, ठीक है। तो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इनटू इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आपके कैट में भी आ चुके हैं, सी सेट में भी आ चुके हैं, सीडीएस में भी, और बाकी एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यहाँ से क्वेश्चन एक आ ही जाता है नंबर सिस्टम में। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, जैसे कि आपको दे दिया कि भाई कन्वर्ट करो 0.213 और इसके ऊपर लगा दिया आपको दे दिया बार। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है बच्चों कि जितने भी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, डेसिमल के बाद, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर ही बार है, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। देखो 3 डिजिट है तो 3 9 आ गए यहाँ पे, ये हो गया, और बाकी ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 71/333। ठीक है, तो अब एक सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं जरा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.00135। अब यहाँ पे बार जो है वो 35 के ऊपर बार है, देखिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है तो उतने 9 आ जाएंगे, और जो विदाउट बार वाले डिजिट्स हैं, जैसे 001 के ऊपर बार नहीं है, 001 के ऊपर बार नहीं है तो उतनी ही जीरो आ जाएंगी जितने डिजिट विदाउट बार है, 1 2 3। तो 3 डिजिट हमारे बिना बार के हैं तो उनको मैंने 0 लिख दिया, और 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर हमारा बार है तो उसके लिए हमने 9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर जो डिजिट के बाद है हमारा है 135, इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वे डिजिट जो बिना बार के हैं। तो बिना बार के हैं 001 या फिर सिंपल 1 भी आप लिख सकते थे इसको। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 134/99000। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा 67/49500। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल कई बार आ चुके हैं और भविष्य में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका। ये है हमारा 1.0173 और यहाँ पे 73 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे वही सेम ट्रिक आपको लगानी है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे, और जितने डिजिट विदाउट बार है
जैसे 0 और 1 है उतनी हम 0 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसी सेम नंबर को ऊपर लिखेंगे और उसमें से वे डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बिना बार के हैं। तो यहाँ पे 0 1, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा बच्चों, अभी हम देखो इसको सिर्फ हम डेसिमल पार्ट लेके कर रहे हैं अभी, ठीक है, डेसिमल पार्ट लेके कर रहे हैं, अभी डेसिमल पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। ये 1 जो है हमारा, इसको बाद में ऐड कर देंगे इसके साथ। तो हमारे पास जो आया वो आया 172 अपॉन 9900। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 43 अपॉन 2475। ठीक है, ये हमने डेसिमल वाला पार्ट सोल्व कर लिया। अब ये 1 में इसको ऐड कर देंगे, 1 में इसको ऐड कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 2518 अपॉन 2475। तो इसमें जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 भी हो सकता है, 7 5 कुछ भी हो सकता है। तो मेन जो है हमारा वो है डेसिमल पार्ट को सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जितने डिजिट बार के नीचे होंगे उतने 9 आएंगे, और विदाउट बार जितने होंगे उतनी 0 आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है ऊपर वही सेम नंबर रखना है और उसमें से वे डिजिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बिना बार के हैं। तो इसको क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कई बार कि आ चुका है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक पॉइंट लेके चल रहा हूं जो बहुत ही कम मैथ्स की क्लासेस में बताया जाता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सी सेट, आपका कैट, स्टेट पीसीएस या फिर बाकी एग्जाम्स में। ये सब चीजें तो आपको लगभग सभी टीचर्स बता देते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है एक ट्रेंड, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं मैथ्स में भी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, so my dear students, there are four important properties: क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले नंबर में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है हमारा एसोसिएटिव, लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इनका जो एप्लीकेशन है वो हमें देखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे। सो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ these four properties on addition, subtraction, multiplication एंड डिवीजन। तो इन चार ऑपरेशंस पे हमें इनका एप्लीकेशन देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं, चलिए पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन पे, ऑन एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि
एक रैशनल नंबर आपने जोड़ा ए, दूसरा जोड़ा बी, और जो तीसरा आया सी, क्या वो भी एक रैशनल नंबर होगा? मैं कह रहा है कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर, क्या वो भी एक रैशनल नंबर होगा या नहीं? तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लिया 2 एक रैशनल नंबर, फिर लिया मैंने 3 दूसरा रैशनल नंबर, तो 2 + 3 क्या आया हमारा 5, तो ये भी एक रैशनल नंबर आया। 2 एक रैशनल है, 3 एक रैशनल है, और जो इन दोनों को जोड़ के आया 5, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स is always a rational number। तो ये हमने देखा एडिशन पे कि भाई दो रैशनल नंबर का सम भी रैशनल नंबर ही होगा। अब हम चलते हैं सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन पे देखते हैं एक बार। अगर मैंने लिया एक रैशनल नंबर ए, उसमें से सबट्रैक्ट किया बी दूसरा रैशनल नंबर, और रिजल्ट आया हमारे पास सी, तो देखना है कि मैं दो नंबर लेके देखता हूं। यहां पे मैंने लिया पहले 7, और दूसरा लिया मैंने, मान लेते हैं यहाँ पे 11। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया -4। तो बच्चों आपको पता है कि ये 7 एक रैशनल नंबर है, 11 भी एक रैशनल नंबर है, और ये जो 4 आया है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं इसमें इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स is always a rational number। तो बच्चों अगर दो रैशनल नंबर का आप डिफरेंस करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, अभी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। एक नंबर लिया मैंने ए, मल्टीप्लाई किया बी से, और रिजल्ट आया हमारे पास सपोज सी। तो यहाँ पे देखने हैं कि दो रैशनल नंबर है हमारे पास से सपोज हमने एक ले लिया यहाँ पे 5, और दूसरा मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें 7। तो ये हमारा रिजल्ट जो है 35। तो देखिए 5 एक रैशनल है, 7 एक रैशनल है, और जो 35 आया ये भी एक रैशनल नंबर आया। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is always a rational number। तो ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पता चल गया। अब हम देखते हैं ऑन डिवीजन। डिवीजन पे क्या है? ऑन डिवीजन, ऑन डिवीजन देखते हैं जरा। तो मैंने लिखा यहाँ पे a/b, मैंने लिखा a/b इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 2 और नीचे लिखा मैंने 3। तो देखो ऊपर है रेशनल नंबर,
नीचे भी रैशनल नंबर है, तो दोनों मिलके जो बना हमारा 2/3 एक फ्रैक्शन जो आया, ये भी एक रैशनल नंबर ही आया। तो इसमें बस एक एक्सेप्शनल केस है हमारा, वो ये है कि अगर नीचे, भाई आपने ऊपर तो चलो 2 ले लिया, लेकिन नीचे 2 एक रैशनल नंबर है, नीचे आपने ले लिया 0। अब 0 भी तो एक रैशनल नंबर है ना। तो ये वाला जो केस है, ये इसमें एक्सेप्शनल है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है इसमें कि भाई बाकी सब तो ठीक है, नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं ले सकते। हालांकि 0 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी पार्शियली होल्ड्स ट्रू, है ना, ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। पार्शियली मैंने क्यों बोला, क्योंकि 0 के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे इस केस में मैं a/b जो कि रैशनल नंबर है, ये c जो है ये रैशनल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर 0 नहीं है नीचे तो निश्चित रूप से ये रैशनल होगा, और अगर यहाँ पे नीचे 0 आ गया तो फिर ये रैशनल नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों। इसके बाद है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। तो सेकंड जो है हमारी वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी हम एडिशन के लिए देखते हैं पहले, ऑन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो एडिशन में कैसे देखना है आपको कि अगर मैंने एक रैशनल नंबर लिया a, उसको जोड़ा मैंने b में, तो क्या a प्लस बी और b प्लस ए, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? भाई अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, मान लेते हैं आपने ले लिया 2+3, तो ये क्या हो गया 5। और अगर आपने 3+2 कर दिया तो ये भी तो 5 होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds true, holds true for addition, for addition of rational numbers। भाई इसमें आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, बात बराबर ही है। तो एडिशन के लिए ट्रू है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, अब बात करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं एक बार, ऑन सब्ट्रैक्शन। देखिए मैंने लिखा a माइनस बी, क्या वो b माइनस ए के बराबर होगा? अभी चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, मैंने लिया 2 माइनस 3, ये आ गया हमारा माइनस का 1, और फिर मैंने जब ऑर्डर चेंज किया 3 माइनस 2, तो ये क्या आया प्लस का 1। तो देखो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। तो डज नॉट होल्ड्स ट्रू, डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर commutative property does not holds true for subtraction of rational numbers। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपकी। अब थोड़ा देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ऑन मल्टीप्लीकेशन मैंने लिया a मल्टीप्लाई b, और फिर मैंने लिया b मल्टीप्लाई a। अब देखते हैं क्या ये बराबर है। तो एग्जांपल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6, और 3 मल्टीप्लाई 2 किया वो भी 6 हो गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें देखते हैं डिवीजन, ऑन डिवीजन। तो डिवीजन के लिए देखते हैं प्यारे बच्चों, डिवीजन में मैंने लिया a अपॉन बी, और देखते हैं क्या वो b अपॉन ए होगा कि नहीं। तो बच्चों मैंने पहले लिया 2/3, और आपको साफ साफ नजर आएगा कि देखो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको जब उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते। एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो डिवीजन के लिए भी ये ट्रू नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी इस प्रकार से कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? एसोसिएटिव। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों इसको भी हम सबसे पहले चेक करेंगे एडिशन के लिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। क्वेश्चन इसी से ज्यादा आए हैं। ये तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं कंपैरेटिवली बाकी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए उनकी तुलना में। तो इसमें क्योंकि याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी है ये। वैसे तो आप सीक्वेंस कुछ भी बना सकते हैं, बट अभी जैसे कि हमारे सीक्वेंस के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे है, तो याद रखने का तरीका है कि इसको 3 नंबर को देके पूछा जाएगा। मैक्सिमम केसेस में क्या करेगा, आपको 3 नंबर देगा और उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर भी देगा, और फिर इसमें इसमें जो रहेगा ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है भाई। वेदर यू ऐड द फर्स्ट 2 नंबर्स फर्स्ट और यू ऐड द लास्ट 2 नंबर्स फर्स्ट, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, तो ब्रैकेट या तो पहले 2 नंबर पे आ जाए फिर बाद के 2 नंबर पे आ जाए, और सभी को अगर ऐड करना हो तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा? चेक करते हैं एक बार। 2 + 3 + 4 मैंने लिया, और मैंने पहले 2 और 3 को जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 5। 5 + 4 ये हो गया 9। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव एडेड 2 and 3 because these 2 and 3 are in the bracket, so we have added, we got 5. 5 + 4 is 9, and now this time we will add the last 2 numbers, मतलब 2 + 7 हो जाएगा ये, तो ये भी 9 आ गया। तो देखे, आपने देखा कि ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मैं यहां पे लिख सकता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds true holds true for addition holds true for addition of rational numbers। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखते हैं इसको हम सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये मैंने लिया 2 ब्रैकेट, मैंने यहां पे ले लिया a - b - c, ब्रैकेट मैंने पहले यहां पे लगाया। तो ये जो हमारा केस था पहले वाला, ये ट्रू हो चुका है। अब दूसरा केस ले रहे हैं। अब देखते हैं a - b - c। तो हम काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। मान लेते हैं 2 - 3 ब्रैकेट के अंदर, -4 बाहर है,
तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 1 माइनस का 4 मिलके बन गया माइनस का 5। और अगर मैं ब्रैकेट को लगाता हूँ यहाँ पे 3 माइनस 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस का 1, तो क्या बन गया 2 प्लस 1 3। तो मतलब देखो रिजल्ट दोनों केसेस में अलग अलग आए। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पे प्रॉपर्टी क्या है, फेल हो गई, मतलब फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। यहां पे मैं लिख सकता हूं डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बेसिस पे। तो आगे चलते हैं, एक बार मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे भी देखते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो एक बार देख लेते हैं ऑन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन पे क्या करेंगे हम, a मल्टीप्लाई बी को ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई सी को कर दिया, फिर हमने a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी पे हमने ब्रैकेट को रखा। अब देखते हैं ये कितना सत्य है कितना असत्य है। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये रिजल्ट आया 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 जा 24। और इस बार हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 एंड 4 पे ब्रैकेट रखा हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 12 हो गया 24। सो देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों डिवीजन पे, एक बार डिवीजन पे भी देख लेते हैं ऑन डिवीजन। तो डिवीजन पे क्या है, मैंने लिया a अपॉन बी अपॉन सी। तो बच्चों मैंने अभी ब्रैकेट में रखा है a अपॉन बी को ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारा c। और देखना है हमें क्या वो, अब मैंने ब्रैकेट लगा दी b अपॉन सी, b अपॉन सी को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर बना दिया। तो एग्जाम्पल लेते हैं जरा, 2 अपॉन 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा अपना 2 अपॉन 12 मतलब 1 अपॉन 6। और दूसरा मैंने लिया एग्जाम्पल यहाँ पे, ये हमारा राइट हैंड साइड पे जो है 2 अपॉन 3 अपॉन 4, तो ब्रैकेट मैंने रखा 3 अपॉन 4 पे, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 इंटू 4 अपॉन 3 मतलब 8 अपॉन 3। तो देखो 1 अपॉन 6 और 8 अपॉन 3 ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसका मतलब डिवीजन पे ट्रू नहीं है, डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। तो डज नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी does not holds true for division of rational numbers। तो बच्चों हमने 3 प्रॉपर्टी देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ ली है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकता है इस बार भी। तो अब हम लेके चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट जो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको ये a और b प्लस सी आपको दे दिया, और आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे पहले b के साथ, ये हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई बी प्लस a की मल्टीप्लाई फिर c के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस ए सी। फिर अगर मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ले लिया,
तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। भाई स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि किसी भी नंबर के ऊपर ऊपर अगर स्क्वायर आएगा इसका मतलब है कि उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और क्यूब आएगा तो 3 बार, पावर 4 होगी तो 4 बार, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। पहले ए की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस ए की मल्टीप्लाई पूरी इस ब्रैकेट में करेंगे, इसके बाद इस बी की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर बी की जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और ए बी और बी ए दोनों सेम है तो जुड़ के हो जाएंगे 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँ आप लोगों को, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी आइडेंटिटी आपने सुनी होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। जब a की करेंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर माइनस बी की जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। तो ए बी और बी ए सेम है, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये कट जाएंगे और आपको सिर्फ जो मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। प्रॉपर्टी आपने देख ली चारों, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आपको पूछ लेगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी रैशनल नंबर में आप क्या जोड़ेंगे ताकि वो रैशनल नंबर चेंज ना हो, एज इट इज रहे। मतलब ए में क्या जोड़ेंगे ताकि ए ही रहे, तो ए में जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 0, क्योंकि ए प्लस 0 ए ही होगा। एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो मैं यहाँ पे 7 मैंने एक रैशनल नंबर लिया, तो उसमें अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो मेरा नंबर सेम ही रहेगा 7। तो मैं क्या कह सकता हूं, 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पे लेके चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरा है वो है हमारा मल्टीप्लीकेटिव। ये हमने पहले देखा एडिटिव, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे किसी रैशनल नंबर में ताकि वो नंबर चेंज ना हो। मतलब ए हमने लिया रैशनल नंबर, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ए ही रहे। तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 की, बिकॉज ए मल्टीप्लाई 1 वो ए ही रहेगा। अब एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, लिख सकता हूं यहाँ पे 1 इज दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 is the multiplicative identity of rational numbers। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट जो हमें अभी देखना है उसको भी एक बार देख लेते हैं।
नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि किसी भी रैशनल नंबर में आप क्या जोड़ेंगे ताकि रिजल्ट जीरो आ जाए। रिजल्ट जीरो आना चाहिए तो क्या मतलब, अगर मैंने ए ले लिया तो ए में मैं क्या जोड़ूंगा ताकि जीरो आ जाए, माइनस ए। तो जोड़ने के बाद ये हो गया जीरो। ये आपने देखा। एक एग्जांपल देखते हैं, 7 मैंने नंबर लिया तो उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, माइनस का 7, तो रिजल्ट आ गया जीरो। कहने का मतलब, अगर हमने कोई नंबर दिया, उसका हमने अपोजिट साइन लेके उसको जोड़ दिया तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो मतलब अ नंबर विद अपोजिट साइन, नंबर विद अपोजिट साइन is the additive inverse, is the additive inverse of given rational number, given rational number। ठीक है, अगर वो माइनस माइनस में देता है तो प्लस में ले लेना है भाई। अगर उसने दे दिया कि भाई -4/5 का एडिटिव इनवर्स का क्या होगा, तो 4/5 प्लस का ले लेंगे। माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का ले लेंगे। अपोजिट साइन लेना है आपको। तो अब हम देखते हैं लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, और इसमें बात पूछ रहा है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर में बच्चों, मान लो एक नंबर है आपके पास रैशनल नंबर, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। कहने का मतलब, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 7/11, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका उल्टा, तो 11/7, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11, रिजल्ट आ गया 1। तो मैं कह सकता हूं a मल्टीप्लाई विद 1/a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे a से a कट जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a/b कि मल्टीप्लाई b/a से अगर कर दूं तो भी रिजल्ट 1 आएगा। तो क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर, गिवन रैशनल नंबर will be its मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों आज हमने देखो रैशनल नंबर को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसके बाद हमारा जो रहेगा वो बाकी टाइप के नंबर्स आ जाएंगे, फिर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो एक बार ये थियोरेटिकल पोर्शन पूरा हो जाए, इसके बाद हम सभी सी सेट के भी, कैट के भी, सीडीएस के भी, एसएससी बैंकिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस हम इस टॉपिक पे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये थियोरेटिकल पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही आएंगे, और बाकी बचे आधे क्वेश्चन उनमें भी इन्हीं का एप्लीकेशन रहेगा। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, खासकर नंबर सिस्टम की, तो आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, जो टोटली इसमें जो थ्योरी का नहीं, उसमें सिर्फ सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन होगा, तो उसमें इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसको आपको ध्यान में देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, और अगला सेशन हम जल्दी ही आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।